आज से 500 साल पहले पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है और बाबर जीतते हैं। हमें बताया जाता है कि बाबर ने गन्स का इस्तेमाल किया था तो वो जीते थे। पर गन्स बाबर के द्वारा जो बैटल स्ट्रेटजी वहां लगाई गई थी उसका एक हिस्सा थी। पूरी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी कहानी क्या है, बाबर तक उसकी नॉलेज कैसे आई और बाबर ने उसमें क्या बदलाव किए कि वो पानीपत का मैदान जीत सके। आज की कहानी उसी की कहानी है। स्वागत है। कहानी 600 साल पहले से शुरू होती है। आज के चेक रिपब्लिक और उस टाइम पे किंगडम ऑफ बोहेमिया में एक धार्मिक प्रचारक थे जिनका नाम जान हुस है। अब जान हुस साहब चर्च और पोप के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से 1415 में उनको जिंदा जला दिया जाता है। जान हुस साहब के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिनको इतिहास में हम हुसाइट्स के नाम पे जानते हैं। और 1419 से लेकर 1430 तक हुसाइट वॉर्स होती हैं, जबरदस्त लड़ाइयां होती हैं। और उनके लीडर जान जिस्का होते हैं हुसाइट्स के। बैटल ऑफ नेकमेर होती है, उसमें जान जिस्का साहब एक फॉर्मेशन करते हैं अपनी फौजों की। और क्या फॉर्मेशन थी, वो घोड़ा गाड़ियां लेते हैं, उनको आपस में बांध देते हैं, उनके पीछे घुड़सवार और बंदूकधारी खड़े कर देते हैं। जब लोग सामने से अटैक करते हैं और बिल्कुल पास आ जाते हैं तो उन पे डायरेक्ट फायर होता है। ये फॉर्मेशन वैगनबर्ग के नाम से जानी जाती है। और ये जो बैटल टैक्टिक थी वैगनबर्ग की, ये युद्ध क्षेत्र के ऊपर एक चलता फिरता दुर्ग बनाने के जैसी थी। अच्छा, अब हम यहां रुकते हैं। उस टाइम पे जो वो हैंड हेल्ड गन्स थी जिससे वो फायर करते थे, उनको पिस्टला बोलते थे, जिनकी वजह से आज आपके पास पिस्टल शब्द अंग्रेजी में अवेलेबल है। और ये फॉर्मेशन बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है। जान जिस्का साहब इतिहास में इसकी वजह से जाने जाते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक सज्जन जिनका नाम है जानो हुनयादी। ये साहब ये टैक्टिक्स को स्टडी करते हैं और फिर जब ये टैक्टिक्स वो ऑटोमन्स, जो तुर्की है, आज का तुर्की है, उस टाइम का टर्की, उसके राजा थे, उनके खिलाफ डिप्लॉय करते हैं उन 1440 के आसपास। तो ऑटोमन्स देखते हैं इसको और वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी कमाल की बैटल टैक्टिक है। आपका तो घुड़सवार इसके पीछे छुप सकता है, आपकी बंदूकधारी इसके पीछे छुप सकते हैं, बिल्कुल पास में जब आदमी आ जाए तो उसके ऊपर फायर किया जा सकता है। तो जितने भी चार्ज हैं, जो अटैक होते हैं आपके पास क्लोज क्वार्टर पे, उनको आप रिपेल कर सकते हैं क्योंकि आप पास से गोली मार रहे हैं। ये बैटल टैक्टिक ऑटोमन्स स्टडी करते हैं और इतना कमाल का उसका एक्सेप्टेंस होता है कि मेहमेद द्वितीय 1473 में ये बैटल टैक्टिक लगाते हैं बैटल ऑफ ओल्टुक बेली में अक्कोइनलू के खिलाफ। अब ये अक्कोइनलू क्या है, ये कबीलों का एक जुड़ाव था। जो, इनको छोटा मोटा मत समझिए, ये तुर्की का कुछ पार्ट, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, इस पूरे पे इनका राज चलता था अक्कोइनलू का। और इनका राजा था उजुन हसन। उसके साथ मेहमद द्वितीय की लड़ाई होती है ओल्टुक बेली में। और मेहमद द्वितीय जो जान जिस्का करते हैं, वही चीज वो युद्ध क्षेत्र में ओल्टुक बेली में करते हैं। वैगन फॉर्मेशन, उसके आगे लकड़ी के फट्टे लगाए हुए हैं। जब लोग पास पहुंच जाते हैं वो फट्टे हटते हैं, पीछे से बंदूकधारी निकलता है, साथ सामने सामने गोली मारता है। उजुन हसन हार जाते हैं। अब कोइनलू का एम्पायर खत्म हो जाता है और 1508 में अब कोइनलू को शाह इस्माइल, जो पर्शिया के थे, ईरान के थे, वो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो ये पहला उदाहरण आपके सामने आता है जब इतिहास में ये वैगनबर्ग फॉर्मेशन, जिसको ऑटोमन टैबोर चेंगी के नाम से जानते हैं, मतलब एक वैगन की फॉर्मेशन, उससे एक पूरा एम्पायर, एक पूरी डायनेस्टी का सफाया हो जाता है। अब इतिहास का कमाल देखिए। 1508 में अक्कोइनलू को खत्म करने वाले शाह इस्माइल
उनकी लड़ाई होती है 1514 में मेहमेद द्वितीय के पोते सलीम प्रथम, जिसको हम सलीम द ग्रिम के नाम से जानते हैं इतिहास में, उनके साथ। जगह का नाम है चल्दिरान। सलीम अपनी फौजों को वही वैगनबर्ग या टैबोर चेंगी की फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं, और जब वो वहां पे खड़ा कर रहे होते हैं और जो वैगन्स हैं, जो घोड़ा गाड़ियां थी, उनको बांध रहे होते हैं, उस वक्त शाह इस्माइल के दो एडवाइजर्स थे। एक का नाम था मोहम्मद खान उस्तलजू और दूसरे का नाम था नूर अली खलीफा रामलू। वो शाह इस्माइल के पास जाते हैं, कहते हैं जनाब अली अटैक कीजिए, इससे पहले कि वो अपनी फौजें अपने वैगन्स को बांध दे, आप तुरंत अटैक कीजिए। शाह इस्माइल कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, पहला बार उनको करने दीजिए। रिजेक्ट कर देते हैं इस एडवाइस को। और फिर शाह इस्माइल अटैक करते हैं। वैगन फॉर्मेशंस को डिस्टर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही पास पहुंचते हैं गोलियां चलती हैं। शाह इस्माइल पूरी तरह से हार जाते हैं। यहां तक कि उनकी एक फेवरेट बेगम थी, उसको सलीम की फौजें कैप्चर कर लेती। सफाविद एम्पायर और शाह इस्माइल का एक इंप्रेशन था लोगों में कि ये बहुत जबरदस्त एम्पायर है, बहुत ताकतवर एम्पायर है, इसको कोई हरा नहीं सकता। वो छवि धूमिल हो जाती है। इसके 2 साल के बाद 1516 में सलीम की फौजों की फिर लड़ाई होती है। जगह का नाम मर्ज दबीक। सामने से अल घावरी मामलुक सुल्तान थे, उनकी फौजें। सलीम फिर अपनी फौजों को वैगनबर्ग या टैबोर चंगी की फॉर्मेशन में खड़ा करते हैं, पीछे घुड़सवार और बंदूकधारी। सामने से मामलुक सुल्तान अटैक करते हैं। मामलुक सुल्तान युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाते हैं। मामलुक एम्पायर कांप उठता है, और ये वो एम्पायर था जिसने 1260 में मंगोलों को, जो जिनको कोई हरा ही नहीं सकता था, उनको रोक दिया था, उनको हराया था। मामलुक एम्पायर डगमगाना शुरू कर देता है। उसके तुरंत 5 महीने के बाद कायरो में, इजिप्ट में, उसके पास एक जगह है रिदानिया। ये 1517 की बात कर रहा हूं, जनवरी की। वहां सलीम की लड़ाई होती है अल घावरी, जो मामलुक सुल्तान मरे थे, उनके जो वंशज हैं तुमन बे के साथ। अब तुमन बे जल्दी जल्दी घोड़ा गाड़ियां इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बंदूकधारी लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, असला तो आपने खड़ा कर लिया, मगर ट्रेनिंग कहां है? तुमन बे जल्दी जल्दी जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। सलीम की जो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड फोर्सेस थी, जो टैबोर चेंगी या वैगनबर्ग फॉर्मेशन में और उसको जो युद्ध क्षेत्र में डिप्लॉय करने की जो आर्ट थी, उसमें वो पारंगत थे। सलीम जीत जाते हैं, तुमन बे हार जाते हैं। उधर सफाविद एम्पायर की और शाह इस्माइल की छवि धूमिल हो गई थी। इधर मामलुक डायनेस्टी और मामलुक एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो अक्कोइनलू खत्म हुआ, मामलुक एम्पायर खत्म हुआ, और सफाविद एम्पायर की छवि धूमिल हो गई। और ये चीज, ये जो बैटल फॉर्मेशन थी, इसके बारे में सेंट्रल एशिया में बात होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि भाई ये कमाल की कोई ऐसी बैटल टैक्टिक है, नई आई है, जिसमें आदमी अजिंक्य हो जाता है, इसको हरा ही नहीं सकते आदमी को। और तिमुरिड एम्पायर्स थे वहां पे, जो तिमुरिद लोग थे वो बात करते हैं, उज़्बेक बात करते हैं, जो सफाविद ईरान है उसमें बातें होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये बातें हो रही होती हैं, तो शाह इस्माइल के नीचे एक आदमी ने लड़ा होता है और थोड़ी देर के लिए समरकंद को जीता भी होता है, और उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक उत्सुक दिमाग के आदमी थे। इंडियन फोर्ट्स और इंडियन फोर्टिफिकेशंस को स्टडी करते थे। और हमें यह पता है कि 1519 में बाबर की एम्प्लॉयमेंट में 2 गन पाउडर एक्सपर्ट्स आते हैं, जो जबरदस्त तोपची या बंदूकची कहिए वो थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी। कहानियां ये भी हैं कि इन दोनों को सुल्तान सलीम ने बाबर के पास भेजा था, जो ऑटोमन शासक थे, उन्होंने भेजा था। पर वटेवर, ये इनके पास आ गए थे। उसके बाद हमें यह पता लगता है कि बाबर बजौर में 1519 में अटैक करते हैं, और पहली दफे बाबर वहां पे बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। फिर 1519 से लेके 1525 के बीच में बाबर
अलग अलग जगहों के ऊपर अटैक करते हैं। इनको रेड्स कह सकते हैं हम। 1519 के आसपास वो बजौर के बाद भीड़ा आए थे, उन्होंने सियालकोट पे अटैक किया था। फिर घक्कर्स के साथ लड़ाई हुई थी। फिर उनकी दौलत खान लोदी के साथ लड़ाई हुई थी। और इन सब लड़ाइयों के दौरान बाबर ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। वो सारा इंफॉर्मेशन जो टैगोर चेंगी या वैगनबर्ग फॉर्मेशन को लगाने के लिए चाहिए होता है, वो सब इकट्ठा कर रहे थे। उन वैगन्स को या उन तोपों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, इसकी नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे। और फिर इस ज्ञान से लैस होके दिसंबर 1525 में बाबर सिंधु नदी को क्रॉस करते हैं और बहुत जल्दी पानीपत पहुंच जाते हैं, दूसरे हफ्ते में, अप्रैल के 1526 में। और पानीपत को वो सर्वे करते हैं और कहते हैं ये सही जगह है लड़ाई लड़ने की। उनके दाएं हाथ पे, जब वो अरेंजमेंट कर रहे होते हैं अपने मिलिट्री फॉर्मेशन का, दाएं हाथ पे जो अपनी फौज रखते हैं वो, उसके पीछे पानीपत शहर की दीवार थी। तो दाएं हाथ की फौज को पीछे से अटैक नहीं किया जा सकता था। बाएं हाथ की फौज के ऊपर वो उसके पीछे एक खंदक, बड़े बड़े जो ट्रेंचेस हैं उनको डिग करवाते हैं, उनको खुदवाते हैं और वहां पे बड़े बड़े पेड़ ला के गिरवा देते हैं ताकि उनकी बाएं हाथ की जो फौज है उसके ऊपर पीछे से अटैक ना हो। और सेंटर में रखते हैं वो वैगनबर्ग फॉर्मेशन या टैगोर चेंकी। 700 बैलगाड़ियां जो आपस में कच्चे चमड़े के साथ बंधी हुई थी और हर बैलगाड़ी के बीच में इतनी जगह थी कि 2 बैलगाड़ियां खड़ी हो सकती, ताकि वहां पे उन्होंने लकड़ी के फट्टे लगाए हुए थे। अगर वो लकड़ी के फट्टे हटाते तो वहां से घुड़सवार निकल सकते थे। उसके पीछे बंदूकची खड़े होकर बंदूक चला सकते थे, तोपे खड़े करके तोपे चला सकते थे। 20 के करीब तोपे थी इनके पास। सामने इब्राहिम लोदी की फौज कुछ मील दूर आके खड़ी हो जाती है। 1 हफ्ते तक बाबर इब्राहिम लोदी को उकसाने की कोशिश करते हैं कि आओ और अटैक करो, नहीं होता है। एक नाइट रेड किया जाता है जो फेल हो जाता है। इब्राहिम लोदी को लगता है कि बाबर कमजोर है और 21 अप्रैल 1526 को पौ फटते ही इब्राहिम लोदी अपनी फौजों को लाइन अप कर देते हैं अटैक करने के लिए। अब आपको यह समझना है कि बीच में वैगनबर्ग फॉर्मेशन है या टैगोर चेंगी है, जो वो 700 बैलगाड़ियां लगी हुई हैं, उनके पीछे घुड़सवार हैं, बंदूकची हैं, तोपची हैं, दाएं और बाएं साइड के ऊपर फौजें हैं। और एक और कमाल किया था, जो जिसको टैक्टिक को बोला जाता है तुलुगमा। अब ये चंगेज खान करते थे, जो जिनके बाबर अपने आप को वंशज मानते हैं। चंगेज खान पीछे से अटैक भी करते थे। तो इन्होंने बाएं और दाएं साइड की जो फौज थी उसके पीछे कुछ अपने घुड़सवार रखे हुए थे, जो जब आगे से आदमी अटैक करे तो उसको पीछे से अटैक करेंगे, उसके लिए। अब ये एक हॉर्सशू फॉर्मेशन है, एक अर्ध चंद्राकार फॉर्मेशन है। इब्राहिम लोदी अटैक करते हैं, 1000 हाथी थे उनके पास। जैसे ही वो उस हॉर्सशू फॉर्मेशन में एंटर करते हैं, तोपें चलनी शुरू होती हैं उन वैगनबर्ग फॉर्मेशंस में से। अब जो सामने आ गया है उसको गोलियां लग रही हैं, तो वो पीछे जाना चाहता है, मगर पीछे वाले को पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, तो वो आगे आ रहा है। हाथी भगदड़ में आ जाते हैं, जानवर घबरा जाते हैं, वो भगदड़ में आ जाते हैं। और इसमें तड़का लगता है उस तुलुगमा का, जो वो लाइट कैवलरी थी, जो घुड़सवार थी, जो पीछे से अटैक करते हैं। इब्राहिम लोदी की फौजें स्टैम्पीड में आ जाती हैं, एक दूसरे को ही कुचल के मर जाती हैं। और बाबर कहते हैं कि दोपहर होने से पहले पहले मामला खत्म हो चुका था। बाबर हिंदुस्तान जीत चुके थे, पानीपत की लड़ाई खत्म हो गई। तो ये जो वैगन फॉर्मेशन थी, वैगनबर्ग कहिए, टैगोर चेंगी कहिए, उसमें तड़का लगाया तुलुगमा का, गन्स इसका एक हिस्सा थी। और इस फॉर्मेशन ने वो जीत बाबर को दिलाई। बात यहां खत्म नहीं होती है। इस जीत से दिल्ली सल्तनत साफ हो गई थी, उसकी डायनेस्टी और उसका एम्पायर खत्म हो गया था। अब कोइनलू खत्म हुआ, सफाविद की छवि धूमिल हो गई।
उसके बाद फिर मामलुक डायनेस्टी खत्म हो गई, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। और उधर सुदूर हंगरी में सलीम के साहबजादे, सुल्तान सलीम जिनकी हम बात कर रहे थे, उनके साहबजादे सुल्तान सुलेमान, वो लड़ाई लड़ते हैं जिसको हम इतिहास में बैटल ऑफ मोहैक्स के नाम से जानते हैं, किंगडम ऑफ हंगरी के साथ। और वहां पे सुलेमान भी टैगोर चेंगी की बैटल फॉर्मेशन करते हैं। हंगरी वाले हार जाते हैं, किंग लुई जो उनके राजा थे हार जाते हैं और मारे जाते हैं। किंगडम ऑफ हंगरी भी खत्म हो जाता है। और इसके तुरंत बाद बैटल ऑफ खनवा होती है, जिसमें बाबर राणा सांगा के साथ लड़ते हैं। बाबर वहां पे भी टैगोर चेंगी या वैगनबर्ग फॉर्मेशन लगाते हैं और वहां पे भी तुलगमा लगाते हैं। राजपूत अटैक करते हैं, पर राजपूत इब्राहिम लोदी की फौजों की तरह घबराते नहीं हैं। वो एक दूसरे के ऊपर प्रेस नहीं करते। हाँ, वो वैगनबर्ग फॉर्मेशन जो थी, वो वैगन्स की जो घोड़ा गाड़ियों की फॉर्मेशन थी, बैलगाड़ियों की फॉर्मेशन थी, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि गोलियां चल रही होती हैं। तो वो राइट और लेफ्ट जो उनके फ्लैंक्स थे, दाएं और बाएं हाथ के, उन पे अटैक करते हैं। बाबर कहते हैं कि एक स्टेज के ऊपर जो लड़ाई थी वो बराबर की चल रही थी, पर राणा सांगा को गोली लग जाती है। कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से राजपूत हार जाते हैं। पर इस बैटल टैक्टिक की वजह से, जिसने पूरी दुनिया के इतिहास में एम्पायर्स और डायनेस्टीज खत्म कर दी, एक एक्सेप्शन हमारे सामने आती है जो नहीं खत्म होते हैं, राजपूत।